दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत में हमें 1979 में हुए एक इंसिडेंट के बारे में बताया जाता है, जब नासा का एक स्पेस स्टेशन रहस्यमय तरीके से ऑर्बिट से नीचे आ गया था और धरती पर क्रैश हो गया था। री एंट्री के वक्त उसके ज्यादातर हिस्से जल जाते हैं, लेकिन एक ऑक्सीजन टैंक बच जाता है जो ऑस्ट्रेलिया के रेगिस्तानी हिस्से में जा गिरता है। एक किसान उसे अपने खेत में ले जाता है और उसके आसपास एक छोटा सा म्यूजियम बना देता है, जिसे देखने के लिए लोग आया करते थे और उस किसान की कमाई हो जाती थी। फिर कुछ साल बाद एक आदमी नासा की ऑफिसर मार्टिन को फोन करता है और उन्हें अपनी बताई लोकेशन पर आने के लिए कहता है। जब मार्टिन अपने साथी रॉबर्ट को लेकर वहां पहुंचती है तो उसे टैंक में ग्रीन कलर के फंगस दिखाई देते हैं जो एक्टिव थे। वो फंगस मार्टिन के जूते में लग जाते हैं और वो कुछ ही देर में अजीबोगरीब हरकतें करने लगती है और खुद को गोली मार लेती है। ये खबर जैसे ही उस गवर्नमेंट को मिलती है, सरकार इसे रोकने के लिए खेत और सभी गांव वालों की डेड बॉडीज को जला देती है और फंगस के नमूने को अमेरिका के कंसस में बनी एक सीक्रेट कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटी में सील कर देती है, ताकि वो दुनिया के सामने फिर कभी ना आए। इस तरह वो फंगस सालों तक तहखाने में बंद रहता है। अब कहानी प्रेजेंट में आती है और हम उसी सीक्रेट कोल्ड स्टोरेज को देखते हैं, जिसके ऊपर का हिस्सा एक सामान रखने वाली सेल्फ स्टोरेज कंपनी बन चुका है, जहां सिक्योरिटी गार्ड्स रात को गश्त लगाते हैं। और इनमें से एक है ट्रेविस, जिसके साथ नाओमी नाम की लड़की भी काम करती है। वो दोनों जब गश्त पर होते हैं, तब अचानक लंबे समय के बाद फंगस वाले तहखाने से अलार्म की आवाज आती है, जिसका मतलब था कि नीचे तापमान बढ़ रहा है और फंगस का कंटेनमेंट सिस्टम खराब हो गया है। ट्रेविस और नाओमी जैसे ही नीचे की ओर बढ़ते हैं, उन्हें पता चलता है कि वो फंगस स्टोरेज के बाहर निकल चुका है। तभी उनकी नजर कुछ चूहों पर पड़ती है जो उस फंगस की चपेट में आ चुके थे। इसी बीच नाओमी का पुराना बॉयफ्रेंड माइक वहां आ जाता है, जिसकी बिल्ली पर फंगस का असर हो गया था, जो कुछ ही देर में पेट फटने की वजह से मर जाती है और उसके पेट से निकला फंगस माइक और एक हिरन को इन्फेक्ट कर देता है। इधर रॉबर्ट उस मिलिट्री के हेड से बात करता है और उनसे कहता है कि उन्हें फंगस को अब डिस्ट्रॉय कर देना चाहिए, लेकिन वो उसकी एक नहीं सुनते, क्योंकि वो उस फंगस को दुश्मन देश के लिए एक हथियार की तरह इस्तेमाल करना चाहते थे। वहीं ट्रेविस और नाओमी जब स्टोरेज से बाहर आते हैं तो उन्हें वही हिरन दिखाई देता है जो इन्फेक्टेड हो चुका था। वो इन दोनों पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन फिर वो भी फट कर मर जाता है। ये फंगस बहुत इंटेलिजेंट तरीके से फैल रहा था। कहीं से कुछ स्पोर्स निकलते हैं जो स्मॉल फीचर्स को इन्फेक्ट करते हैं और फिर वो फीचर्स लार्ज क्रिएचर्स को इन्फेक्ट कर देते हैं। अब हम माइक को देखते हैं जो ज़ॉम्बी बन चुका था। वो नाओमी और ट्रेविस को मारने के लिए उनके पास जाता है, लेकिन वो खुद को बेसमेंट में बंद कर लेते हैं। अब ये दोनों ही यहाँ फंस चुके थे। इन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। तभी नाओमी के पास रॉबर्ट का कॉल आता है, जो उसे पूछता है कि क्या तुम कोल्ड स्टोरेज में काम करती हो। इस पर नाओमी हाँ में जवाब देती है। तब वो उससे वहाँ की सिचुएशन के बारे में पूछता है और नाओमी उसे सब कुछ बता देती है। ये सुन रॉबर्ट उसे दिलासा देता है और कहता है कि वो बस 20 मिनट में पहुँचने वाला है, तब तक वो खुद को बचाए रखे। कुछ देर बाद ट्रेविस को अजीब सी आवाजें सुनाई देती हैं, जिन्हें ध्यान से सुनने के बाद वो समझ जाता है कि ग्रिफिन अपने साथियों को लेकर यहाँ चोरी करने के लिए आया है, पर वो कुछ नहीं कर सकता था क्योंकि बाहर माइक इन दोनों के इंतजार में खड़ा था। इधर ग्रिफिन जैसे ही स्टोरेज में अंदर दाखिल होता है, वो सामने एक हिरन को देखता है जिसके ऊपर फंगस चिपके हुए थे, पर वो इस पर ध्यान नहीं देता और आगे बढ़ने लगता है। वहीं ट्रेविस नाओमी से कहता है कि उन्हें अब खुद ही अपना बचाव करना होगा। वो किसी के आने तक का इंतजार नहीं कर सकते। ग्रिफिन, जो अपने साथियों के साथ सामान को ट्रक में लोड कर रहा था, अचानक उसके सामने माइक आ जाता है, जो उसके साथियों पर वॉमिट कर उन्हें इन्फेक्टेड कर देता है और ट्रेविस और नाओमी के पास जाने लगता है। लेकिन तभी वो भी फटकर मर जाता है और ये दोनों कोल्ड स्टोरेज से बाहर निकल आते हैं। इतने में यहाँ रॉबर्ट आ जाता है, जो ट्रेविस और नाओमी को एक न्यूक्लियर बम देता है, क्योंकि इस फंगस को इसी से रोका जा सकता था। जिसके बाद वो दोनों रस्सी की मदद से बम को नीचे तहखाने तक पहुंचाते हैं और उसे एक्टिवेट करने के लिए चैम्बर में जाते हैं। पर वहां उन्हें पता चलता है कि रॉबर्ट ने पहले ही बम को एक्टिवेट कर दिया है और अब उसके पास यहाँ से निकलने के लिए सिर्फ 6 मिनट है, इसलिए वो फौरन वहाँ से भागने लगते हैं। इधर ग्रिफिन अपने इन्फेक्टेड साथियों को मारते हुए रॉबर्ट के पास जाता है और उसे मारने ही वाला होता है कि तभी वहाँ रॉबर्ट की फॉर्मर पार्टनर मैरी आ जाती है
और ग्रिफिन को गोलियों से भून देती है। इतने में यहाँ ट्रेविस और नाओमी भी आ जाते हैं, जिन्हें देखते ही मैरी उन्हें भी शूट करने लगती है, पर रॉबर्ट रोक देता है। इसके बाद चारों कार में बैठकर वहाँ से निकलते हैं और एक बड़े धमाके के साथ पूरा कोल्ड स्टोरेज हवा में उड़ जाता है। इसके बाद हमें कुछ सालों बाद की कहानी दिखाई जाती है, जहाँ ट्रेविस और नाओमी ने शादी कर ली है और उनकी एक छोटी सी बेटी भी है। इसी के साथ ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है।